हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इग्नाइट जेई बैच फॉर जेई 2026। तो इसमें हम पूरी 12th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसका ओरिएंटेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले चैनल पर डाल दिया था, तो आई होप तुमने वो देख लिया होगा। वहाँ पे मैंने तुम्हें कंप्लीट प्लान डिस्कस किया है। बाकी इसका फुल प्लानर मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, कैसे तुम्हें फॉलो करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। तो 12th का हमारा पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है, 17-18 लेक्चर इसमें लगेंगे। तो काफी पेशेंस से तुम्हें रहना पड़ेगा और अच्छे से हम इसको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। एरोडो वगैरह के क्वेश्चन तुम्हें एकदम हलवा लगेंगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, और अगर तुम फास्ट ट्रैक सीरीज पहले देख रहे थे और वहां से यहाँ आए हो तो तुम्हें पता होगा हमारा कंटेंट कैसा होता है। तो बिल्कुल वैसा ही, उससे बल्कि लेवल अप होने वाला है। वो थोड़ा जल्दी जल्दी करा था, अब की बार हम और टाइम देंगे तो और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम इसमें कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी ये मैंने ऑलरेडी वैसे इंट्रो वीडियो में डिस्कस की हुई है, बट मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तुम्हारी क्लासेस होने वाली है रेगुलर। वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे। अभी आगे अगर तुम्हारी डिमांड होगी तो, और ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो आफ्टर मेरे एंड सेम एग्जाम मैं इसको लाइव लेक्चर पे शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तुम्हें रेगुलर वीडियोस मिलेंगी 4 बजे। ठीक है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड होंगी और यूट्यूब पर होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे लेक्चर्स के जस्ट आफ्टर द लेक्चर, या सेम डे मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा 1-2 घंटे बाद भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, और उसका लिंक मैंने तुम्हें इंट्रो वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि उस ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे तुम्हारे सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे, तुम्हारे नोट्स तुम्हें वहीं मिलेंगे, उसके अलावा कोई मटेरियल होगा वहीं मिलेगा। उसके अलावा होमवर्क भी तुम्हें मैं वहीं पर दूंगा। ठीक है, फिर इसमें तुम्हें जीरो टू एडवांस लेवल कंटेंट मिलने वाला है। फास्ट ट्रैक में भी काफी हमने फुल्ली एडवांस लेवल कंटेंट किया था, इस बार उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो और एडवांस लेवल कंटेंट होगा। मेरा डायरेक्ट गाइडेंस तुम्हें मिलेगा ही। बुक्स लाइक इरोडो, पाथफाइंडर, इनके भी हम अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंदर ही साथ साथ। तो इनके क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेंगे यार पढ़ने के बाद। ठीक है, देख लेना खुद ही। और तुम्हें पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा अगर तुम रेगुलरली मुझे नजर आओगे इसमें कमेंट्स में, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुम रेगुलर मेरे से टच में रहोगे, तो मैं तुम्हें रेगुलर गाइड करूंगा अगले 1 साल तक तुम्हारे जेई एग्जाम होने तक। ठीक है, कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें बता दिया है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे लेक्चर आएगा। तो रेगुलरली लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, 3-4 घंटे देने, सारी चीजें मैंने तुम्हें डिस्कस कर लिया है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं फुल ईयर प्लान बहुत जल्दी दे दूंगा, तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है यार, तो अब मेरा एक इंट्रोडक्शन, जो लोग चैनल पे नए हैं, तो मैं करेंटली एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी। और थर्ड ईयर क्या, मेरा 1-2 महीने में थर्ड ईयर भी खत्म हो रहा है, और उसके बाद फिर फाइनल ईयर आ जाएगा। और जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और इस पर बहुत टाइम से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ स्ट्रेटजी रिलेटेड कंटेंट भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और जेई एडवांस के अलावा जेई मेन में भी मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी, तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो उसका भी मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं कि केवल एडवांस क्वालिफाई किया, जेई मेन में भी काफ़ी अच्छी रैंक थी। तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या चीज़ें करनी होती है टू सिक्योर अ गुड रैंक। और तुम प्रिपरेशन को भी एंजॉय करो अपने अगले 1 या 2 साल जो भी तुम्हारे बचे हैं। 1 साल ही है क्योंकि तुम तो 12th वाले हो। ठीक है, कोई 11th वाला अगर गलती से यहाँ से 12th के लेक्चर देख रहा है तो भाई 11th के खत्म कर लिए तो देख लेना, अदरवाइज पहले 11th के पूरे कंप्लीट करो, फिर 12th करना। ठीक है, चलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे 12th के पहले चैप्टर के साथ, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यार देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो, ठीक है, और दूसरा है स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज क्या होता है, तुमने पहली बार नाम सुना होगा, या तुमने 9-10 में शायद थोड़ा बहुत तुम्हें इसका आइडिया हो। बट अब हम इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, तो तुम्हारा आधा 12th इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ऑप्टिक्स वगैरह आएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम्हारे 6 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, EMI, AC। और इसके बाद EM वेव भी है, वो केवल जेई मेन में आता है। ठीक है, तो 7 चैप्टर्स हो गए। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये पूरे सातों के सातों चैप्टर जो तुम्हारे हैं, ये इस चार्ज के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, ये चार्ज रुका हुआ है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है, इसके बेसिस पे पूरे पूरे चैप्टर्स है। ठीक है, तो इन्हीं की हम बात करेंगे फिलहाल। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे कि ये चार्ज रुका हुआ है, तो फिर इसकी क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में, यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें इस चार्ज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज एक्चुअली में क्या होता है यार। तो चार्ज जो तुम्हारा होता है, वो बेसिकली मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। लाइक जैसे तुमने अभी ग्रेविटेशन अगर पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तुमने 11 में जो भी पढ़ रखा है अपना, ये फोर्स वगैरह, न्यूटन लॉज वगैरह तो पढ़ा ही होगा, वहां पर तुम वेट का फोर्स लगाते हो। ठीक है,
और एक्चुअली में वो वेट का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, अर्थ पर भी लगता है। ये चीज तुम्हें तब पता चली होगी जब तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो पता ना कि वेट की फोर्स लगती है। वेट की फोर्स कैसी होती है? क्या कोई तुम्हें जबरदस्ती नीचे की तरफ ढकेल रहा है? नहीं, क्योंकि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और हमारा मास है। तो ऐसा कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसको वो अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए तुम अपना जो वेट है वो फील करते हो अर्थ पर। ठीक है। सिमिलरली, जैसे जैसे तुमने ग्रेविटेशनल फील्ड की हमने बात की, वैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स फील कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? उसका रीजन होता है कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में वेट वाली फोर्स फील कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मास है। तो मास हमारी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड वाली फोर्स फील कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली चार्ज वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स फील करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अभी हम नहीं जा रहे, वो हम आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो तुम्हें बताएंगे। तो चार्ज बेसिकली क्या है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील करता है। ठीक है। डेफिनेशन अभी आगे लिख लेना। चलो, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे कि अगर ये चार्ज रुका हुआ है तो ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में, इस पे फोर्स वगैरह कैसे लगेगा, सारी चीजें हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के और चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे मूविंग चार्ज की वजह से। और फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कैसे प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग्स में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज रुका हुआ। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा एक चार्ज है, ये चीज सबसे पहले समझना जरूरी है। तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं वैसे क्यू से। ठीक है। तो कोई भी अगर चार्ज है, ठीक है, तो रुका हुआ इसका मतलब क्या? देखो, जो चार्ज है अगर वो रुका हुआ है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है। यहाँ पर भी दो चीजें हो सकती है यार, या तो वो एक्सेलरेटेड हो सकता है या फिर वो नॉन एक्सेलरेटेड हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन उसका जीरो है और सेकंड केस में फर्स्ट केस में उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। एक मिनट। फर्स्ट केस में उसका एक्सेलरेशन जीरो है और सेकंड केस में उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि वेलोसिटी ही जीरो है, मतलब वो रुका हुआ है, जिसकी बात हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ठीक है। तो उस केस में वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग्स में प्रोड्यूस करता है। ठीक है। दूसरा केस हुआ कि उसकी वेलोसिटी तो नॉन जीरो है बट उसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग्स में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और अगर वो मूव कर रहा है, उसके बाद वेलोसिटी भी है और वो एक्सेलरेटेड भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड रेडिएशन एमिट करेगा एंड एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तो हम उसकी भी बात करेंगे। एंड एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा अगर एक्सेलरेटेड है तो यहीं से हमारा सारा कुछ ये चार्ज का बात स्टार्ट होती है। सबसे पहले चार्ज होता क्या है मैंने तुम्हें समझा दिया, उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख रखी है। अभी तुम आगे यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। क्या इफेक्ट्स हैं, इसी पर पूरा तुम्हारे 7 चैप्टर, पहले दिन से तुम्हें नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे करके हम इनको समझेंगे। बस तुम्हें बेसिकली मैंने तुम्हें चार्ज का मतलब समझा दिया, डेफिनेशन तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के ले आया था। ठीक है। चलो, अब वापस आते हैं यहाँ पर। तो चार्ज अगर रुका हुआ है, ठीक है, तो फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी। इस केस की बात हम करेंगे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और नहीं रुका हुआ है तो नॉन एक्सेलरेटेड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव भी बनाएगा। ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा मैंने तुम्हें कहा रुके हुए चार्ज की हम बात करते हैं। ठीक है। बट एक चीज समझनी होगी। देखो, सबसे पहले जैसे एक चार्ज है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से इस पे कुछ चार्ज है क्यू। ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर ये रुका हुआ है तो ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और उस फील्ड में अगर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है। सिमिलरली ये जो स्टैटिक चार्ज है ना, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, सेकेंड चार्ज ऑब्जेक्ट, लेट्स से स्मॉल क्यू बोल देता हूँ इसको मैं।
इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इस तरीके का एक स्मॉल क्यू आए, ठीक है। तो क्या होगा भाई, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लगेगा। इट विल फील सम फोर्स, इट विल फील सम फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स फील करेगा। वो फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। बस इतना समझ लो कि ये जो चार्ज था ये रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी 0 थी। ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साथ साथ, वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब इसने क्या किया, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की कि अगर स्टैटिक चार्ज है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की बात यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू आया, ठीक है, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो हम आगे बात करेंगे। अभी इतना समझ लो कि उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छी बात है। तो इस केस में जो ये वाला चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। और जिस पर फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज को हम बोलते हैं टारगेट चार्ज, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज, बट रुका हुआ चार्ज मतलब ये जो तुम्हारा ये सोर्स चार्ज है ना, ये रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, ठीक है। तभी ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बट ये जो स्मॉल क्यू वाला टारगेट चार्ज इस पर फोर्स लग रहा है, ये मूव भी कर सकता है, ठीक है, मूव भी कर सकता। और जनरली करेगा ही, तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा कि हमने क्या बोला कि ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर कुछ फोर्स लगेगी। अगर फोर्स लगेगी तो अपने आप समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये चार्ज तो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, मतलब ये तो ईएम वेव भी बनाएगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन क्या ये है, हाँ है, क्योंकि ये चार्ज रुका हुआ था ना। तो हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए चार्ज की बात करते हैं वो एक्चुअली में सोर्स चार्ज होता है। टारगेट चार्ज कैसा भी हो सकता है, वो मूविंग भी हो सकता है, वो रुका हुआ भी हो सकता है, वो एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, वो नॉन एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जब हम एक बार कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ लेंगे तब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बट सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है, यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि सोर्स चार्ज और टारगेट चार्ज क्या होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। ये एकदम बेसिक है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। जो हमने ये चार्जेस बनाए हैं ये एक्चुअली में होते क्या है। चार्ज का मैंने तुम्हें एक ब्रीफ पहले ही बता दिया कि वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर जिस जो चार्ज पोजेस करता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फोर्स फील करता है, ठीक है। तो ये होती है चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है। अब ये चीजें हैं थोड़ी बहुत, ये तुम चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं तुम्हें नोट्स तो पीडीएफ दे ही दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप तुमने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया तो लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो ये सारे नोट्स में मिल जाएंगे हैंड रिटन फॉर्म में भी और ये वाले भी, ठीक है। तो ये बस वही लिखा है, टू चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। बट इन दिस चैप्टर वी कंसीडर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा सोर्स चार्ज इसमें रुक गया है, ठीक है। Static charge is the source of electric field only, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। If the charge particle is moving with constant velocity, then it is a source of electric field as well as magnetic field। तो constant velocity से चल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और थर्ड केस, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन देन इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट में एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर वेलोसिटी भी नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, तो इस केस में तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स बनाएगा, मतलब रेडिएशन इमिट करेगा जो ईएम वेव्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लिख के ले आया। बाकी अगर तुम चाहते हो, मैं पहले तक जब मैं इसको पिछली बार तक पढ़ता था तो मैं सारा लिखवाता था, मुझे लगा उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इससे अच्छा है मैं इसको हैंड रिटन ही ले आऊँ। अगर तुम चाहो तो इसकी जगह छोड़ सकते हो और तुम बाद में जो है क्या कहते हैं हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। बट अगर तुम लिख रहे हो तो पॉज करके लिख लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। चलो, और चाहे तो ना भी लिखो, कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ लोगों को लिख के ही समझ में आता है, इसलिए मैंने ये लिख के भी ले आया। अदरवाइज तुम ऐसे ऐसे अगर तुम इन्हीं से समझ सकते हो, केवल इन तीनों से, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है यार। तुम्हारा नोट्स में कम मटेरियल होगा और कम शब्दों में तुम चीजें समझ जाओगे, क्योंकि ये नोट्स तुम्हें बेचने तो है नहीं, खुद के लिए यूज करने हैं। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे लिखना चाहते हो। अगर पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो तुम वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दी
कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये चार्ज प्रोड्यूस होते कैसे हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे। चलो, ये तो समझ में आ गया कि चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड एंड एक्सेलरेशन, जो हमने ऊपर बात करी। उसके बाद अगर इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर कुछ फोर्सेस भी लगेंगी, जिस पे हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज आता है तो क्या होगा, और जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आता है तो उस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल चार्ज हमें समझ में आ गया कि क्या करता है। ठीक है, अब चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है इसकी हम बात करते हैं। तो देखो, ये तुमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है भाई, एटम। ठीक है, एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम बोलते हैं। ठीक है, अब तुमने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो तुम्हें ये बात पता होगी, वैसे 9 10 में भी बता दिया जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके बनाते हैं न्यूक्लियस, है ना, और इनका मास ठीक ठाक होता है, खैर बहुत कम होता है, बट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन काफी लाइट वेट होता है कंपेयर टू तुम्हारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, तुम्हारे न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है। जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। तो प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक एटम के अंदर ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब तक हमारा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉडी तुम्हारी न्यूट्रल होती है। ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, लेट से कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट से हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 11। 11 का मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमें मतलब क्यों नहीं, क्योंकि वो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको तुम निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जितने भी हैं वो केवल मास को चेंज करेंगे, तो न्यूट्रॉन को हम यहाँ कंसीडर कर ही नहीं रहे। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो अब कंडीशन क्या बनेगी, 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या हुआ यार, कि इसमें पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट बढ़ गया। ठीक है, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, वरना लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक मिनट, इसमें एक पेज में ऐड कर लूँ यार, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम बचेगी अदरवाइज। ठीक है, तो ये हो गया 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बजाय मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देता तो क्या होता, तब मेरे पास होता है 11 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो जाता। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन तो ऐड सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, मान लो हम इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दें या हमने इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दें तो भी तो इस पे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये है यार कि प्रोटॉन पहली बात तो हैवी होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको तुम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और बहुत हैवी होते हैं, तो उनका मूव करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन या तो निकल सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। दोनों ही केसेस में तुमने देख लिया, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तुम्हारे एटम पर। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा तुम्हारे एटम पर। तो इस तरीके से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो चार्ज प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे लिखवा देता हूँ तुमको। इलेक्ट्रॉन, यार इसका थोड़ा सा साइज पतला कर देंगे यार। चलो मैं थोड़ा सा पेन का साइज पतला कर रहा हूँ, बताना ये सही है कि पहले वाला सही था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आई थिंक ये भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, थ्योरी is the cause of charge production, is the
कॉज ऑफ चार्ज प्रोडक्शन। चलो ठीक है, तो इसका एक फिगर बना के रख सकते हो, आगे तुम शॉर्ट नोट बनाओगे तो बस ये रख लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर नेट चार्ज अभी 0 है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स डालता हूँ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इसमें मैं अगर इलेक्ट्रॉन एक निकालता हूँ, एक या एक से ज़्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो यही है तुम्हारा चार्ज प्रोडक्शन कैसे होता है। अब इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उनको देखेंगे एक एक करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब तुम हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, मैं जरा तो मैं पानी पी लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से, ठीक है भाई। तो लेट्स से एक ये बॉडी है, इस पर क्यू नेट 0 है। अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूँ, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, एक डाल सकता हूँ, दो डाल सकता हूँ, तीन डाल सकता हूँ, ऐसे कितने भी डाल सकता हूँ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डाल सकता हूँ, सच दैट एन तुम्हारा एक क्या कहते हैं, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। या नेचुरल नंबर लिख लो, जीरो को हम नहीं कंसीडर करते, चलो ठीक है, एन नेचुरल नंबर हो गया, कुछ भी मान लो, ठीक है, मतलब 1 2 3 इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तुम 1 2 3 इस तरीके के डाल सकते हो। क्या तुम आधा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? नहीं। क्या तुम 3/4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसमें से, तो मैं कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसमें से निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। बट क्या मैं आधा इलेक्ट्रॉन डाल निकाल सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 2/3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया कि अगर इस बॉडी पर कुछ भी नेट चार्ज आएगा, है ना, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन डाला है, तो वन, सॉरी, हम पहले कोई एक कंसीडर कर लेते हैं। लेट से हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तीन डाल दिए तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो चार्ज है तुम्हारा वो कैसा हो सकता है, ई हो सकता है, 2 ई हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 ई, जिसमें से ई क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जिसकी वैल्यू, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल होगा। इस तरीके का तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे हम इसको निकालेंगे, है ना, जैसे अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तब तो E2 E3 इस तरीके का, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसा चार्ज बनेगा, -E, मतलब इसको निकाला तो इस पर नेट चार्ज -E हो जाएगा, दो निकाले तो -2E हो जाएगा, तीन निकाले तो -3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख दूं तो समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से तुम्हें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पर, जो तुम्हारी बॉडी पर जो नेट चार्ज हो सकता है वो किस तरीके का हो सकता है, +-E, +-2E, +-3E, +-4E, इस तरीके का। प्लस माइनस क्यों, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हो गया। तो क्यू जो है वो तुम्हारा इस तरीके का प्लस माइनस एनी टाइप का होगा, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर या होल नंबर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का होगा। या एन तुम्हारा 2/3 4/3 फ्रैक्शनल हो सकता है, नहीं। इसी को हम बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आ गई होगी। बेसिकली 2/3 ई, 3/4 ई, इस तरीके का चार्ज नहीं हो सकता किसी बॉडी पर, ठीक है। तो अब एक चीज और समझो यहाँ पर, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई चार्ज है, +-2/3 ई, +-4/3 ई, +-½ ई, है ना, ये इस तरीके का फ्रैक्शनल चार्ज, ठीक है। तो क्या ये चार्ज होते हैं? हाँ, ये चार्ज होते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस वजह से हमारे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को अफेक्ट नहीं करते। मतलब समझे, जैसे ये हमने क्या बोला कि एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया या ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं भाई, इस तरीके का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अगर तुम बोर की थ्योरी को मानते हो, इस तरीके से घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है।
बट इसके न्यूक्लियस के अंदर भी पार्शियल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना, पार्शियल चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके के जो चार्ज हैं ये न्यूक्लियस के अंदर तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो कि तुम्हारे जेई सिलेबस के स्कोप के बाहर है। ठीक है ना, इसको कोई पूछने वाला है ना, इसका तुम्हारे सिलेबस में कोई रिलेवेंस है। तुम ये पर्टिकुलर चीज ना भी समझते तो कोई मतलब नहीं है, बट ये है यार कि देखो अब 9 10 तक बहुत सारी चीजें गलत पढ़ते थे हम और मान लेते थे कि यही सही है, तो ये चीज़ 11 में नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, और डिटेल में जाओगे तो इस तरीके के पार्शियल चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं, बट ये तुम्हारे जेई सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ये भी बोल देता कि नहीं करते एग्जिस्ट तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट एक्चुअल बात ये है कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। और क्यों नहीं करते ये तुम आगे अगर इसमें रिसर्च करोगे तो तुम देख लेना खुद से, क्योंकि अभी कोई फायदा नहीं है इसको बताने का। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ये इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ चार्ज इनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो इनके बारे में एक लाइन लिख लो। चलो, सच टाइप ऑफ चार्जेस have also been observed but they don't challenge principle of quantization, have also been observed but they do not challenge या don't challenge principle of quantization। ठीक है, because they don't exist independently, because they don't exist independently। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर होंगे बट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इनका हम एक नाम देते हैं, क्या है, क्वार्क्स। ठीक है, तो इन चार्जेस को हम बोलते हैं क्वार्क्स। चलो, चलो, अच्छी बात है। तो क्वांटाइजेशन को क्या लिखाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। अगर तुम चाहो तो इसको अपने वर्ड्स में एक लाइन में लिख लेना कि चार्ज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो, बस यही है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी। चलो, सेकंड पर आएंगे। सेकंड है, चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर। है ना, चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर। एक मिनट, सही से लिख देते हैं इसको यार। ऐसा क्यों भाई? मेरे ख्याल से तुम अपने आप समझ ही गए होगे कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है भाई। एक मिनट, पूरा लिख दूं फिर बताता हूँ। चार्ज ट्रांसफर में क्या हो रहा है, हमने अभी बात करी कि चार्ज ट्रांसफर का कॉज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन के पास अपना कुछ मास होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, बट वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो हल्का होता है इसलिए वो ट्रांसफर हो जाता है, बट उसका कुछ ना कुछ मास तो होता ही है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। ठीक है, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एक बॉडी है जिस पर नेट चार्ज 0 था, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, है ना, और इसका मास लेट से कुछ था m। ठीक है, तो अब इस पर नेट चार्ज हो गया -e का। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसका मास हो गया m डैश। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो मतलब इतना मास, ये जो m ही मास है ये भी ऐड हो गया होगा। ठीक है, तो m डैश जो होगा तुम्हारा वो m प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि m डैश जो है वो ग्रेटर देन m हो जाएगा, यानी कि इसका मास भी बढ़ गया। ठीक है, दूसरा केस अगर हम यहीं पे बात करें कि ये हमारे पास एक बॉडी थी, क्यू नेट इस पर 0 था। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इस बॉडी पर क्यू नेट हो जाएगा +e के बराबर। ठीक है, +e का चार्ज हो जाएगा इस पर। ठीक है, बट एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मास हो गया m डैश, m डबल डैश बोल देता हूँ, m डैश ऊपर यूज किया था, ये तो m था ही। ठीक है, तो m में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन का मास घटेगा, तब तुम्हारा बनेगा ये m डबल डैश।
तो यहाँ से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि m जो है वो, एक मिनट, यहाँ सही लिखा था मैंने, हाँ ठीक है, m जो है, जो m डबल डैश है वो बेसिकली लेस देन m हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए इसका मास भी कम हो गया। तो चार्ज ट्रांसफर हुआ तो साथ साथ मास का भी ट्रांसफर हुआ, जैसे यहाँ पर तुम्हारा चार्ज मास बढ़ गया, यहाँ पर तुम्हारा मास ये घट गया, ठीक है। बट क्या उल्टा भी सही है कि मास ट्रांसफर होगा तो चार्ज भी ट्रांसफर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुमने चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर किया है या अनचार्ज पार्टिकल। अगर तुम न्यूट्रॉन, वैसे तो न्यूट्रॉन ट्रांसफर होता नहीं, बट अगर न्यूट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज पर, ठीक है। तो वही है। तो ठीक है, ये भी हो गया कि चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर, ठीक है, ये लिख ही लिया हमने। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ये तुम्हें बुक्स में बहुत जगह लिखी हुई मिल जाएगी, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, ठीक है। अब इस इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है? अब अगर तुम इस साल तुम्हें बोर्ड का एग्जाम भी देना होगा तो तुम्हें वहां पर एग्जैक्टली ये वर्ड लिखने पड़ेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, ठीक है। तो इनवेरिएंट का मतलब क्या है? यही दिक्कत है यार, बुक्स में ये वर्ड लिख देंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है कि वैसे तो मास भी तुम्हारे जेई सिलेबस में इनवेरिएंट होगा, बट एक्चुअली में मास क्या होता है? अगर मास की तुम बात करोगे, मास, अगर कोई एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसका कुछ अपना मास है और वो कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना, तो उसका मास एक्चुअली में, जो उसका स्टैटिक मास होता है एम नॉट, उसके बराबर नहीं होता है, वेयर दिस इज स्टैटिक मास, है ना, एंड दिस इज योर डायनेमिक मास, ठीक है। तो डायनेमिक मास का कॉन्सेप्ट वैसे तो तुम्हारे जेई सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि चार्ज का इन्वेरियंस समझाना है तो ये भी तुम्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो अगर बॉडी मूव कर रही होती है ना, तो उसका मास एक्चुअली में, जैसे मान लो मास तुम्हारा 1000 ग्राम था, मूविंग बॉडी का जो मास है वो उससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे, इस तरीके से, तो जो तुम्हारा डायनेमिक मास है उसका स्टैटिक मास के साथ एक रिलेशन होता है, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चलो, एक्चुअली में ज्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा गलत बोल दिया। तो ये हो गया, ओके। तो एम जो है तुम्हारा वो इस तरीके का होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी तुम्हारी सी से बहुत कम होगी, ये कंपेरेबल नहीं होती लाइट की स्पीड से, ठीक है। तो मास एक्चुअली में तुम यहाँ से देखोगे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऊपर आएगा सी स्क्वायर, तो बेसिकली ये थोड़ा सा तुम्हारा स्टैटिक मास से ज्यादा होगा, मैंने गलती से कम बोल दिया था पहले, ठीक है। तो स्टैटिक मास से डिफरेंट होगा तो समझ में आ रहा है, ठीक है। बट जेई सिलेबस में हम ये कंसिडर नहीं करते हैं, जेई सिलेबस में हम मूविंग के टाइम पर भी सेम जो स्टैटिक मास होता है वही डायनेमिक मास भी मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना स्कोप नहीं है इसका, ठीक है, जो हमें उतनी डिटेल में अभी नहीं जाना है। बट तो यहाँ से समझ में आया कि तो मास तो इन मास तो मास जो है वेरिएंट है, यानी कि वो वेरी कर रहा है, मास वेरीज विथ स्पीड। तो मास स्पीड के साथ वेरी करता है, बट चार्ज डजेंट वेरी विथ स्पीड, डजेंट वेरी विथ स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू डायनेमिक जो होगा, डायनेमिक अगर चार्ज मूव कर रहा है तो जो उस बॉडी पर चार्ज होगा वो वही होगा जो वो जब स्टैटिक था तब था। तो क्यू स्टैटिक और क्यू डायनेमिक बराबर ही होते हैं, यानी कि इस तरीके का कोई रिलेशन क्यू नॉट अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉरी एक मिनट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरीके का चार्ज के केस में नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। तो मेन चीज ये है कि डायनेमिक भी जो चार्ज होता है वो स्टैटिक के बराबर होता है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनवेरिएंट। तो ये तुम्हें इस तरीके से कोई बहुत कम लोग बताएंगे। तो मास इस तरीके से वेरी करता है स्पीड के साथ, बट चार्ज वेरी नहीं करता है, ठीक है। ये है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पर आएंगे, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैं हमेशा ऐसे बी बार लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो आगे तक तुम्हें यही देखने को मिलेगा, अराउंड इट, ठीक है। तो कब क्या प्रोड्यूस करेगा ये तो हमने ऊपर बात ही कर ली कि स्टैटिक चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायनेमिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, और डायनेमिक प्लस एक्सेलरेटेड है तो स्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव, ठीक है। बट यही है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, जिसकी वजह से चार्ज डिफाइन हुआ है, एक्चुअली वही प्रॉपर्टी है। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि लेट से इस तरीके की कोई एक बॉडी है अपने पास, इस पर Q इज इक्वल टू +3
कूलम का चार्ज है। कूलम, अच्छा इसकी यूनिट होती है, मैंने तुम्हें अभी नहीं बताई, चलो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो +3 कूलम इस पर चार्ज है। एक और बॉडी हम लाए, इस पर Q = 0 है। अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाता हूँ इस तरीके से, है ना, कांटेक्ट में लाता हूँ, एकदम से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों पर ही चार्ज, इसमें से, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये 0 है, तो इसमें से कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक ये दोनों सेम चार्ज पर नहीं आ जाते। तो जैसे बेसिकली सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाते, ये बोलना चाहिए, पर पोटेंशियल तो मैं अभी आगे बताया जाएगा, तब तुम समझ लेना, ठीक है। बट अभी तुम इतना समझ लो कि दोनों का चार्ज जब तक सेम नहीं जाता, यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 3 + 0/2। तो 3/2 चार्ज दोनों पर आ जाएगा, तो इस पर भी आ जाएगा +3/2 कूलम, और इस पर भी आ जाएगा +3/2 कूलम, है ना। इसी को कहते हैं कंडक्शन। हम्म चार्ज कंडक्शन हो गया, यहाँ से इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला गया। तो अब इनको तुम अलग भी कर दोगे ना, इस तरीके से वापस अलग कर दो, तो इस पर 3/2 कूलम का चार्ज रहेगा, इस पर भी 3/2 कूलम का चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, जिसको हम इस तरीके से C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, कूलम। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हमने लिखा था ऊपर, वो भी हमने कूलम में ही लिखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। कूलम बेसिकली क्या होता है? जब 1 एम्पियर करंट को तुम 1 सेकंड के लिए कहीं से फ्लो करो किसी कंडक्टर से, तो उसमें 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है। तो करंट की बात अभी हमने की नहीं है, वो हम जब करेंगे तब आगे बात करेंगे। अभी तुम समझ सकते हो इसकी यूनिट होती है कूलम, सी से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। ये भी हो गया, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी बचती है? ठीक है, मास की भी हमने बात कर ली, चलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है, उसको हम समझते हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन, ठीक है। ये तुमने काफी टाइम से पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस तरीके का एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से दूर भागेंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे से इस तरीके से दूर भागेंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ठीक है। क्या ये बात एकदम सही है कि हमेशा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस रिपेल करेंगे? और सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे? क्या ये बात हमेशा सही है? नहीं। दिस इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, है ना। तो बिल्कुल पॉइंट लाइक चार्जेस, जैसे तुम्हारा मैकेनिक्स में पार्टिकल हुआ करता था, है ना। जब हम रिजिड बॉडी की बात नहीं करते थे मैकेनिक्स में, केवल पार्टिकल की बात करते थे, उस तरीके का केस है कि एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, तब तो तुम ये कह सकते हो कि प्लस प्लस दूर भाग रहे हैं, माइनस माइनस दूर भाग रहे हैं, और प्लस माइनस घुस जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये है, बट क्या ये किसी रिजिड बॉडी के लिए सही है? समझते हैं इसको। तो लेट से तुम्हारे पास इस तरीके की एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये रिजिड बॉडी है, और इस पर लेट से कुछ +Q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसके पूरे वॉल्यूम में इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम इसके पास एक और बॉडी लेकर के आए, इस पर Q net = 0 है। ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी। तो इन दोनों को हम इस तरीके से लेकर के आए, ठीक है। तो अब तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, बताओ? क्या यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, या कुछ नहीं होगा? ठीक है। तो अगर तुमने 9th 10th की, तुम्हारे पास वो लेमैन वाली लैंग्वेज, वो नॉलेज होगी, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर क्या है भाई, जो तुम्हारी अनचार्ज बॉडी भी है, ये भी, इसके अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। तो अब होगा क्या कि ये चार्जेस जो हैं, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि इस बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं, चलो अगले फिगर में एक और फिगर बना के दिखाता हूँ।
ये है तुम्हारी बॉडी ए, ठीक है। जब हम इन दोनों को पास लाए तो हुआ क्या कि इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन्स इस तरफ जाके शिफ्ट होते जाएंगे बॉडी के दूर की तरफ, ठीक है, प्रोटॉन्स। और जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली कुछ इस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से। है नंबर में अभी भी इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी इसमें है, तभी इसमें नेट चार्ज जीरो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तुम्हारा इसमें क्यू नेट जीरो है ना। बस फर्क क्या हुआ, क्योंकि ये रिजिड बॉडी टाइप की चीज है, तो इसमें चार्जेस थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गए, प्रोटॉन थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गए। तो अब एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये वाली लेयर तुम्हारी पास हो गई, ये वाली लेयर दूर हो गई। तो अभी तुम देखोगे कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस अगर कम होता है तो फोर्स ज्यादा होता है, डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो फोर्स कम होता है, जो कि तुम्हारा कूलम्स लॉ है। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कूलम्स लॉ क्या है। बेसिकली अगर तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ा है तो बिल्कुल उसी तरीके का है, ग्रेविटेशन में भी तुम्हारा G m1m2/r² फोर्स आता था, ठीक है। तो आर स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, यानी कि जितना पास रखोगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना दूर रखोगे उतना कम फोर्स होगा, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते थे। तो वही चीज है। अब जैसे इनका डिस्टेंस तो कम हो गया ना, देखा जाए अगर इसका इस प्रोटॉन से डिस्टेंस निकालें तो नेट इसमें क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी और ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में, तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ना होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, बट होगा क्या, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, प्रोटॉन्स इधर शिफ्ट हुए, फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो इस तरफ आएगी, और प्रोटॉन्स की वजह से रिपल्सिव फोर्स आती। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर डोमिनेट कर गई, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, इसलिए अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये है। चलो, अच्छी बात है भाई। अब एक और चीज पर आते हैं, ठीक है। ऐसे अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, ये भी देख लो, इस तरीके से अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती और इसके पास हम एक अनचार्ज क्यू नेट इक्वल टू जीरो वाली बॉडी ला के रखते, अब क्या होता भाई कि प्रोटॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाते, अगेन इनमें भी क्या होता, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि है तो दोनों, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो रहा है, बट अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली, अब तुम इस बात से थोड़ा सा चौंकोगे, ठीक है, ये तो हो गई हमने बात की पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है, नेगेटिव न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरीके का कोई केस है कि ये बॉडी एक चार्ज है, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू लेट से इस पर चार्ज है, और बॉडी को मैंने बोल दिया, बॉडी का नाम है ए। एक और बॉडी हम इसके पास लेकर के आए, इस पर भी प्लस चार्ज ही है, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है इसमें, लेट से बी। अच्छी बात है। तो अब तो सीधे सीधे लग रहा होगा तुम्हें यार कि भाई ये दोनों तो रिपेल ही करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। अगर ये पॉइंट चार्जेस होते ना तो अभी हम श्योर शॉट कह सकते थे कि रिपेल करेंगे, बट अभी ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये बॉडी है, ठीक है। तो अब फिर वो जो ये वाला जो फिनोमिना है इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। इस फिनोमिना को हम नाम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि इंडक्शन है, ठीक है। इस मतलब फिनोमिना को हम इंडक्शन बोलते हैं कि जो चार्जेस शिफ्ट हुए, फिर नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्स तो हो, मतलब वो रिपल्सिव फोर्स तो होगी इन दोनों के बीच, बट अगेन लेट से अगर मैं इस बॉडी को देख के इस बॉडी को देखता हूँ, तो इसमें कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी इन दोनों में रिपल्शन तो होगा, ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या नेट में रिपल्शन ही होगा, अगर मैं तुम्हें ये दोनों बॉडीज दे दूं और तुम्हें ना पता हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, तो क्या तुम कमेंट कर पाओगे अगर इनके बीच में अट्रैक्शन, देखो, तो तुम कमेंट कर पाओगे कि ये इन पे चार्जेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, वो उसकी भी हम बात करेंगे। तुम एक ही केस में कमेंट कर पाओगे अगर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो तुम कुछ नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि देखो अभी ये दोनों जो चार्जेस हैं वैसे तो तुम्हारे हिसाब से ये रिपेल करने चाहिए, ठीक है, बट अभी क्या होगा देखना ध्यान से, ठीक है। अगेन जब हम इनको पास में लाए तो इसमें भी कुछ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन दोनों ही बॉडीज में एक चीज होगी, ठीक है, देखना ध्यान से। जब मैं इनको पास में लेके आया इस तरीके से, तो भले ही दोनों पे नेट पॉजिटिव चार्ज है, नेट इस पे प्लस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस स्मॉल क्यू है, ठीक है, बट होगा क्या कि जैसे अब इसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे इधर, ठीक है, ये, और इसके प्रोटॉन्स उधर चले जाएंगे, ठीक है। बाकी इस पर तो प्लस चार्ज था ही, ठीक है, अगर मैं एक पे बैठ के दूसरे को देख रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है। तो नेट बेसिकली अरेंजमेंट ऐसा होगा कि ये दोनों
कुछ अट्रैक्शन भी करेंगे। तो अब फिर अगेन वही होगा जैसे हम वहां न्यूट्रल वाले केस में देख रहे थे कि एक अट्रैक्टिव फोर्स एक रिपल्सिव फोर्स, बट अट्रैक्टिव ज्यादा तो नेट अट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर ये होगा अट्रैक्टिव, ठीक है, सही बनाया ना, हाँ ठीक है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेट अट्रैक्टिव ज्यादा, तो इंडक्शन की वजह से तो अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, और नेट चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा, नेट चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस बॉडी में अब अट्रैक्शन का भी कुछ फोर्स है, इंडक्शन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है, और जो नेट चार्जेस थे प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू, उसकी वजह से नेट रिपल्शन भी आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर था, यहाँ पर इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन आ रहा था, बट वैसे अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल देखो तो उनके बीच में कोई फोर्स होती नहीं है, अगर ये पॉइंट चार्जेस होता तो इन पे कोई फोर्स नहीं होती उस हिसाब से। तो यहाँ पर है रिपल्शन बट अट्रैक्शन भी है। अगर इफ इंडक्शन इंडक्शन डोमिनेट्स, अगर इंडक्शन डोमिनेट कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन डोमिनेट्स रिपल्शन, अट्रैक्शन डोमिनेट्स रिपल्शन। और अगर अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट कर गया तो नेट कैसी फोर्स होगी भाई, नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा फिनोमिना, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके वहां से फिर से देखना जहां से हमने पॉजिटिव न्यूट्रल वाला डिस्कशन चालू किया था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी कॉन्सेप्चुअल चीज है भाई, समझ में आनी चाहिए। तो हमने जो अभी तक बचपन में ये चीजें पढ़ के आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, यानी कि जैसे तुम्हारा मैकेनिक्स में पार्टिकल होता था उस टाइप की चीज के लिए ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम इस तरीके की रिजिड बॉडी की बात करेंगे जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड था वॉल्यूम पर, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, तो इस केस में तुम्हारे साथ अगर ये पॉइंट चार्जेस होता तो इनमें कुछ नहीं होता, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ नहीं। बट यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक तरफ आ गए, प्रोटॉन्स एक तरफ आ गए, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक ये जो तुम्हारा अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये ज्यादा है, रिपल्शन वाला फोर्स कम है। तो इंडक्शन फिनोमिना में खुद साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी, बट नेट अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, दैट्स वाई ये अट्रैक्ट कर जाएंगे। सिमिलरली नेगेटिव और न्यूट्रल के लिए भी हुआ, ठीक है। फिर हमने दो पॉजिटिव बॉडीज रखी, ठीक है भाई, नेट इनके बीच में रिपल्शन ही होना चाहिए था, पॉइंट पर चार्ज होता तो ये दूर भाग जाते, बट हुआ क्या, रिपल्शन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बट इसके अंदर भी वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा हैं, अच्छी बात है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सॉरी प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है, बट ये डिस्टेंस भी अब एक फैक्टर बन जाएगा, तो ये जो फोर्स होगा ये कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का वो है, बस यहाँ पर ये प्रोटॉन ज्यादा है बट ये डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो दोनों चीजों पर तुम्हारा फोर्स डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो तुम्हारे दोनों चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्स लिख रहे हैं, एज वेल एज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अभी हम ये कूलम्स लॉ में देखेंगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा ग्रेविटेशन में gm1m2/r² होता था, दोनों बॉडीज के मास से पे भी डिपेंड करती थी फोर्स, और उनके बीच के डिस्टेंस आर पे भी डिपेंड करती थी। तो वही चीज है, अगर ये वाला फोर्स इसमें फिर अगेन इंडक्शन होगा, इंडक्शन में खुद ये है अट्रैक्टिव फोर्स, ये है रिपल्सिव फोर्स। तो इस बॉडी में नेट मतलब उधर जो हमने ऊपर वाला केस देखा था इसमें अट्रैक्टिव ये थे और रिपल्सिव ये था, यही दो फोर्सेस थे, और ये दोनों कंबाइन करके इंडक्टिव फोर्स जो इंडक्शन का फोर्स बनता था जो कि नेट अट्रैक्शन बनता था। नीचे वाले केस में क्या है कि ये इंडक्शन अगर हम देखें तो इंडक्शन में अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है, तो इसकी वजह से नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा जैसे ऊपर था, और वो उसी को हम बोलेंगे इंडक्शन की वजह से जो आया फोर्स। और उसके अलावा एक रिपल्सिव फोर्स और होगा, मतलब अब रिपल्शन की पावर थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव, नेट चार्ज भी तो ऐसा था, बट अगेन अगर ये जो इंडक्शन का अट्रैक्टिव फोर्स है ये ज्यादा हो जाए तुम्हारे रिपल्सिव फोर्स से, तो क्या होगा, नेट में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट दो पॉजिटिव बॉडीज भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर इंडक्शन डोमिनेट किया अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, उस केस में नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ से इस पूरे डिस्कशन से अपने को क्या फाइनली इंसाइट मिला, ठीक है, फाइनली इंसाइट ये मिला कि वो चीज़ तो तुम्हारी पॉइंट चार्जेस के लिए ठीक है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, वो तुम्हारी पॉइंट चार्जेस के लिए ठीक है, बट अगर हमारे पास दो बॉडीज तुम्हें दे दी जाए, मैं तुम्हें दो बॉडीज दे दूं, ठीक है, और कुछ ना बताऊं कि ये चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं या अनचार्ज हैं, कुछ ना बताऊं, और तुमसे बोलूं कि भाई बताओ, इस पे कमेंट करो इन दोनों बॉडीज को देख करके कि ये क्या कहते हैं, चार्ज हैं अनचार्ज हैं, और चार्ज है तो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है।
तो देखो अगर मैं देखूंगा अगर ये दोनों ही न्यूट्रल होती, ठीक है, दोनों ही न्यूट्रल होती, क्यू नेट इक्वल टू 0, अब तो कुछ नहीं होता। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती, क्यू इज इक्वल टू एक पे लेट से कुछ प्लस क्यू चार्ज होता है इस तरीके का, और दूसरी होती न्यूट्रल, क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, इनमें क्या होता भाई, अट्रैक्शन हो जाता, अट्रैक्शन, ठीक है। अगर एक प्लस क्यू होती, है ना, एक माइनस क्यू होती, अगेन ये तो अट्रैक्शन होना ही चाहिए भाई, वैसे ही दिख रहा है अट्रैक्शन। एक तुम्हारी क्या कहते हैं, प्लस क्यू होती, एक प्लस, एक मिनट यार थोड़ा सा ठीक ठाक बना दें, प्लस स्मॉल क्यू होती, अभी हमने देखा इसमें भी अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंडक्शन फोर्स ज्यादा है या उनका जो नेट कूलम्बिक फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें भी अट्रैक्शन हो सकता है ना। तो बेसिकली देखा जाए ये प्लस माइनस हो तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस प्लस है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, न्यूट्रल नेगेटिव है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन तो भाई हर जगह हो जा रहा है, तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ठीक है, तो तीनों हो सकते हैं। तो क्या, अगर अट्रैक्ट कर रही है तुम कुछ कमेंट कर सकते हो कि जो है, अगर मैं तुम्हें ये भी बता दूं, चलो इसमें तुम्हारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन हो, चलो ये वाला केस को हटाओ, कि एक चार्ज मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक पे प्लस क्यू है और दूसरी बॉडी का मैं तुम्हें चार्ज प्रेडिक्ट करने को बोल रहा हूँ, और दूसरी बॉडी में तुम्हें लाके देता हूँ, दूसरी बॉडी का चार्ज 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तीनों ही केसेस में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि हो क्या रहा है भाई, अट्रैक्शन हो जा रहा है। तो अगर अट्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या तुम कुछ कमेंट कर पाओगे कि इसमें नेट चार्ज क्या था, जैसे इस बॉडी का चार्ज लेट से नोन है और ये अननोन है, ठीक है, तो अगर ये बॉडी 0 चार्ज है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो तुम इसका चार्ज कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ तुम एक चीज जरूर कह सकते हो, अगर इस वाले केस में अट्रैक्शन, जो इंडक्टिव वाला अट्रैक्शन है वो भारी ना पड़े और रिपल्शन भारी पड़े और ये रिपेल कर जाए, दूर चले जाए, नेट रिपल्सिव फोर्स आ जाए, उस केस में तुम जरूर कह सकते हो अगर नेट रिपल्सिव फोर्स है, इसका मतलब जो बॉडी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होगी। और किसी केस में तुम कुछ भी नहीं कह सकते, क्यों, इसमें रिपल्शन होगा नहीं, इसमें भी रिपल्शन होगा नहीं, इंडक्शन से केवल नेट अट्रैक्टिव फोर्स आती है, भी हमने देखा। तो केवल अगर रिपल्शन हो रहा है, देखो इस केस में भी अट्रैक्शन भी हो रहा है ना, अट्रैक्शन भी डोमिनेट कर सकता है, जो हमने देखा इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में तुम अगेन कुछ नहीं कह सकते, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया तो ये वाला केस भी हो सकता था, ये वाला केस भी हो सकता था, और ये वाला केस भी हो सकता था, ठीक है। बट अगर अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं कर पाया और रिपल्शन, नेट जो इनके चार्ज डिफरेंस की वजह से जो रिपल्शन है वो डोमिनेट कर गया, तो तुम 100% कह सकते हो कि हाँ ये चार्ज भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ से समझ में क्या आया, इसी चीज को लोग एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिखी होगी, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, लाइन क्या लिखी होगी कि रिपल्शन, और ये जेई मेन में डायरेक्टली पूछ भी सकता है असर्शन रीजन में, इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। और अट्रैक्शन से हम कुछ कह नहीं सकते, समझ में आई, बात वही है कि लेट से हमारे पास एक चार्ज था प्लस क्यू टाइप का, अब इसमें हम तीनों चीजें रख के देख लो, ठीक है, इसके बाद हम एक बॉडी लाए और ये रिपेल कर गई, रिपेल कर गई, वो कब कर सकती है, अगर इस पर नेट चार्ज 0 होता, क्या ये रिपेल कर सकती थी, एक मिनट साइड में लिखता हूँ, अगर इस पर नेट चार्ज 0 होता तो क्या ये रिपेल कर सकती थी, नहीं, क्योंकि केवल इंडक्शन होता है, इंडक्शन तो अट्रैक्टिव फोर्स लाता। अगर इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता, सॉरी नेगेटिव होता, तो क्या ये रिपेल कर सकती थी, बिल्कुल नहीं भाई, इंडक्शन भी पास लाता अट्रैक्शन करके, और वैसे भी प्लस माइनस होता तो अट्रैक्ट ही करते, नहीं। तो इसका मतलब इस पर क्या होता, केवल पॉजिटिव चार्ज की ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके बैठा हूँ और इसके पास में एक बॉडी लेकर के आऊँ, ठीक है, अच्छी बात है, अगर इस पर चार्ज 0 हो तो अगेन अट्रैक्शन होगा, तो क्या ये रिपेल, अब ये रिपेल कर रहे हैं ये अपने को पता है एक्सपेरिमेंटली, तो क्या ये रिपेल कर सकते थे, नहीं। अगर इस पर मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो अगेन ये तो फिर अट्रैक्ट करने चाहिए, रिपल्शन, इंडक्शन से भी और वैसे भी। बट अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले आऊं, नेगेटिव चार्ज में देखो पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज में पॉसिबिलिटी थी, हो सकता है ये अट्रैक्ट कर जाते अगर इन पर क्या कहते हैं इंडक्टिव वाला, जो इंडक्शन वाला फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता तो। बट
अभी ये कुल मिला के हमें पता है कि ये रिपेल कर रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंटली यही देखा, तो हम ये श्योर शॉट कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये रिपेल कर रहे हैं, अपने को पता है, तो जीरो तो नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज ही है, ये हम श्योर शॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, और अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन से कुछ भी हो सकता है, अभी हमने ऊपर इतनी देर तक यही राम कहानी पढ़ी है। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, बट रिपल्शन हो रहा है तो हम श्योर शॉट कह सकते हैं कि ये इस तरीके का केस है, तो हम उसमें श्योर शॉट बता सकते हैं कि चार्ज क्या है दूसरा वाला। ठीक है, बट अगर कहीं ऐसा लिखा है, बट एक चीज ध्यान रखना, जेई मेन में कभी कभी बड़ी चालाकी से ये भी पूछ सकता है, बट फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट लाइक चार्जेस, है ना, अगर ये चीज लिख दी इसने, पॉइंट लाइक चार्जेस, है ना, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें भी इंट्रो वीडियो अगर तुमने देखी होगी, एक मैंने अभी 9 10th वालों की भी वीडियो बना के डाली थी कि 9 10th में हो तो तुम जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने उसमें भी ये चीज़ बोली थी कि देखो, जो तुम्हें 9 10th में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, और इवन केमिस्ट्री भी वैसा ही है, मैथ्स में थोड़ी सी सिलेबस डिफरेंट है, बट मैथ्स भी वैसा ही है मोरलेस। तो जो मैं 9 10th में साइंस मैथ्स पढ़ाई जाती है ना, उसमें बेसिकली तुम्हें इनकम्प्लीट नॉलेज दी जाती है, मतलब गलत नहीं होती वो, बट हाफ नॉलेज होती है बेसिकली, है ना। तो और वो बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है ना, बीच में से कहीं से उठा के दे देते हैं कहीं पूरा ना पढ़ाना पड़े। ठीक है, अब जैसे ये तुमने सुना होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है वो तुमने अभी देख भी लिया कि ये चीज पॉइंट लाइक के लिए तो बिल्कुल सही है, बट अगर इस तरीके की रिजिड बॉडी आ गई, तो तुमने अभी पूरा केस देखा कि भाई क्या क्या नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, तो वो बात, अगर ये लाइन में ये वर्ड ऐड कर दूं तो फिर स्टेटमेंट सही है। बट बच्चों को क्या बाय डिफॉल्ट लगने लगता है कि हाँ भाई, वो दिमाग में बैठ जाता है कि प्लस प्लस दूर भागेंगे, माइनस माइनस दूर भागेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट वो केवल पॉइंट लाइक के लिए होता है। तो बुक्स में तो चालाकी से लिख दिया उन्होंने पॉइंट लाइक ज्यादा, तो बुक्स गलत तो नहीं है ना। बट तुम्हारा एक गलत दिमाग में थॉट आ जाता है कि भाई यही है कि मतलब पॉजिटिव चार्जेस दो दिखे तो तुम रिजिड बॉडी में भी रिपेल करा देते हो, बट जरूरी नहीं ना रिपेल करे, अगर इंडक्शन डोमिनेट कर गया तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो इनकम्प्लीट नॉलेज तुम स्किप भी कर सकते हो, अगर तुमने 9 10th में डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जेई की तैयारी करनी है, तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज ना पढ़ के तुम यही पढ़ो डायरेक्ट, तो तुम्हें अब एकदम क्लियर हो गया भैया कि अगर पॉइंट लाइक चार्जेस हैं तब तो ठीक है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर पॉइंट लाइक चार्जेस नहीं है, बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो किसी रिजिड बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तुम तीनों चीजें कह सकते हो, पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है, और पॉजिटिव और पॉजिटिव बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर रिपल्शन से ही पता चलेगा कि अ, अगर एक का चार्ज मालूम है और रिपल्शन हो रहा है, तब तुम दूसरे के चार्ज पे कमेंट कर पाओगे एक्सपेरिमेंटली। ठीक है भाई, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी डिटेल में मैंने तुम्हें ये चीज बता दी है। ठीक है, एक चीज ये भी लिख लो, इन केस ऑफ अट्रैक्शन वी कांट कमेंट। ठीक है, ये भी लिख दो, इन केस ऑफ अट्रैक्शन वी कांट कमेंट ऑन चार्ज ऑफ अ बॉडी, वी कांट कमेंट ऑन चार्ज ऑफ बॉडी। तो अट्रैक्शन के केस में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि चार्ज कैसा है, वो हमने ऊपर देख भी लिया। ठीक है भाई, तो चार्ज से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की, एंड सेमीकंडक्टर्स की। तो ये क्या मटेरियल होते हैं भाई, है ना। तो देखो, जो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं, अलग अलग पेन से लिख लेते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता क्या है कि इनके अंदर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आराम से फ्लो कर सकता है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली फ्लो करते हैं। अगर एक कंडक्टर को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आओ, तो उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर सकते हैं, मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट की बात अभी हम नहीं कर रहे, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। बट चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसी को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें आ जाए तो ये मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो जो है क्या कहते हैं, करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर्स में क्या होता है भाई, इंसुलेटर्स में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन्स होते भी हैं वो अपने न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा बाउंड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच में आते हैं, इन बिटवीन देम, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इनकी बात तो अभी आगे पूरे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के चैप्टर्स में चलेगी, और सेमीकंडक्टर पे तो अलग से एक चैप्टर भी है, जेई मेन में आता है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। और मैं तो सेरामिक इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ, तो इसमें तो सेमीकंडक्टर ही सेमीकंडक्टर है भाई, बहुत सारा, ठीक है। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर अभी तुम आगे देखोगे वो सेरामिक मटेरियल से ही बनते हैं, ठीक है। तो हम सेमीकंडक्टर तो लास्ट में पढ़ेंगे, खैर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो कंडक्टर्स में बस यही बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर इनके बीच में आते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, बट उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है या कुछ और है, वो तुम सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो डिटेल में समझोगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं वो कंडक्टर से बहुत कम होती है, वैसे देखा जाए तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट बहुत कम अमाउंट में कंपेयर टू कंडक्टर्स, और इंसुलेटर तो करते ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें तुम समझ जाना, ठीक है। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बाउंड नहीं होते हैं, इस वजह से वो बाहर निकल जाते हैं और आराम से फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इसके होते हैं वो अच्छे से बाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, और इसका अलग ही केस है, इसको हम आगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, अब रही बात होमवर्क की, तो जैसा कि मैंने तो बताया था कि सेंगेज में हम इससे होमवर्क देंगे। तो अभी के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है कि इसके बाद इलेस्ट्रेशंस तुम्हें 1 से लेकर के 6 तक पूरी कर लेनी है, और जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है 1.1 वो पूरी कर लेनी है, इतना आप तुम कर सकते हो। तो होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क है तुम्हारा सेंगेज में, ठीक है। और आज मैं होमवर्क बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास है, बाकी होमवर्क तुम्हारा रेगुलर पहुंच जाया करेगा तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे तुम डिस्कस भी कर सकते हो अगर कोई डाउट वगैरह है तो, आपस में भी और मेरे से भी। तो होमवर्क में तुम्हारा आ जाएगा इलस्ट्रेशंस, जो बुक्स के बीच में जो मतलब एक्सरसाइज के बीच में ही होती है, इलस्ट्रेशन नंबर 1.1 से लेकर के 1.6 तक, एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज जो बीच बीच में होती है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 फुल, पूरी की पूरी ये भी करनी है। तो इतना तुम्हारा होमवर्क है। तो ये है 15 क्वेश्चन, ये है 6, तो 21 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं। तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कर लेना भाई, ताकि कोई बैकलॉग ना बने, ठीक है। तुम में से वैसे भी बहुत सारे लोगों का भी 11th का भी बैकलॉग होगा, तो नया बैकलॉग ना क्रिएट हो, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था स्ट्रेटजी वीडियो जो 12th वाली डाली थी, अगर तुमने नहीं देखी है तो उसको भी जाके जल्दी से देख लेना, ठीक है। तो वैसे तो क्लास 1.5 घंटे की होनी थी, अभी थोड़ा टाइम बचता है, बट चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अपने को कूलम्स लॉ स्टार्ट करना है, तो अभी स्टार्ट होगा भी तो 5-10 मिनट में क्या ही पढ़ा लूंगा मैं, ठीक है। तो कल फ्रेश स्टार्ट ही करेंगे कूलम्स लॉ, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक कल आएगा, ये तो सारा थियोरेटिकल टॉपिक था, और कल के बाद हम कल ही से एरोडोफ के क्वेश्चंस भी इसमें स्टार्ट करेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। एरोडोफ के अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन, आज तो क्या ही करा था, एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, तो कल एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा। बट जो आज डिस्कशन हुआ ये भी काफ़ी अच्छा फंडामेंटल डिस्कशन है, तो तुम्हें अगर इसमें मज़ा आया तो बढ़िया है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, कि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।